अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका आइडियल या मिसाली जो HbA1c या हीमोग्लोबिन A1c कितना होना चाहिए। हीमोग्लोबिन A1c का बहुत चर्चा है आजकल, क्योंकि जो लेटेस्ट स्टडीज़ आई हैं शुगर के मरीज़ों के ऊपर, या फिर वो लोग भी कि जिनको शुगर अभी नहीं हुई लेकिन वो कंसर्न्ड रहते हैं कि उनकी शुगर हाई हो सकती है, क्योंकि वो एक ख़ास कैटेगरी में आते हैं जिसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। और बहुत अहम है उनके लिए भी कि वो ये जाने कि उनका HbA1c या हीमोग्लोबिन A1c नॉर्मल जो है वो कितना रहे तो उनको फ़ायदा है। क्योंकि क्यों इतनी दिलचस्पी हुई है कि जो नई स्टडीज़ आई हैं उन्होंने ये बताया है कि जो हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं तो जिससे हमें पता चलता है कि हमारे खून के अंदर शुगर कितनी रहती है। तो हीमोग्लोबिन A1c की जो अहमियत है वो हर गुज़रते महीने के साथ, दिन के साथ, साल के साथ वो ज़्यादा खुल के सामने आ रही है कि शुगर के मरीज़ या अपनी शुगर पर नज़र रखने वालों के लिए ज़रूरी है कि वो HbA1c के ऊपर नज़र रखें। हीमोग्लोबिन तो आपको पता है कि हमारे खून के सुर्ख खुलिये जो होते हैं तो उनके अंदर एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, तो उसके साथ अब उसकी जो ज़िंदगी होती है वो 120 दिन या 3 महीने होती है। तो उसके साथ जो ग्लूकोज़ होती है खून में वो थोड़ा बहुत जुड़ती रहती है। इसे ग्लाइकेशन या ग्लाइकोसाइलेशन का एक अमल कहते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि HbA1c का टेस्ट आप 3 से 4 महीने बाद करवाएं, ताकि वो असल में पता चलता है कि आपकी कितनी रहनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास 3 तरीके हैं, मुख्तसर सा बता देता हूँ कि नाश्ता ना करें। अगर रात को आपने ज़ाहिर खाना खाया था, सारी रात आपने कुछ नहीं खाया, सुबह अगर आप नाश्ता किए बगैर अपनी शुगर चेक करते हैं तो उसको हम फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं। बिल्कुल नॉर्मल जो होती है, यानी जिसको शुगर नहीं है, वो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी की 100 से 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो तो वो आता है प्री डायबिटीज़ में, कि जिसको शुगर हुई तो नहीं, लेकिन ये वो स्टेज है कि जो ज़रूरी है इस पे नज़र रखी जाए। क्योंकि इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लेके जा रही होती है इस फेज़ में भी, तो लोग काफ़ी कंसर्न होते हैं। और वो लोग जिनकी नाश्ता किए बगैर शुगर 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो तो वो नॉर्मल है। इसी तरह से एक टेस्ट होता है जिसको हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि आपको 75 ग्राम 75 ग्राम ग्लूकोज दी जाती है। एक जो चम्मच होता है चीनी का, उसके अंदर 4.2 ग्राम होती है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि ये चीनी के 15 से 20 चम्मच बनते हैं। तो एक खाना दिया जाता है, एक पानी का गिलास में हल करके दी जाती है, या फिर खाना इतना दिया जाता है कि जिसके अंदर इतनी यानी 75 ग्राम ग्लूकोज मौजूद हो, तो वो दिया जाता है। उसके फिर 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद आपकी शुगर चेक की जाती है और कहा यह जाता है कि इस शुगर को आपके अगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो नॉर्मल है, यानी आपको अभी डायबिटीज़ नहीं हुई। लेकिन 140 और 200 मिलीग्राम यानी 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान है तो आप प्री डायबिटीज़ में हो सकते हैं। और 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो आप बिल्कुल नॉर्मल है। HbA1c के बारे में अभी तक तो हम ये देखें, बड़ी एक लड़ाई है मुख्तलिफ डॉक्टर्स की और कम्यूनिटीज़ जो होती हैं पेशेंट्स की, वो भी इसके ऊपर काफ़ी आपस में बहस व मुबाहिसा करते नज़र आते हैं। क्योंकि कहा क्या जाता है कि नॉर्मल क्या होती है। नॉर्मल का कहा जाता है कि अगर आपकी 6.5% से नीचे है तो आपकी नॉर्मल है, और अगर 5.7% और 6.4 के दरमियान है तो आप प्री डायबिटीज़ में है। और नॉर्मल बिल्कुल जो होती है तो वो होती है 5.7 से नीचे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक ऐसा मसला बनता है कि जिसकी वजह से कुछ लोग खींचते हैं कि HbA1c को ऊपर रखना चाहिए, और इसी तरह एक और मसला होता है कि जिसकी वजह से कुछ लोग कहते हैं कि HbA1c को नीचे रखना चाहिए। वो मसले दोनों क्या है मैं आपको बता देता हूँ, और आखिर में ये भी बता दूंगा फिर आपने क्या करना है। HbA1c को जो ऊपर रखने यानी 7 से 8% रखने के हक़ में होते हैं, वो ये कहते हैं कि देखें, जब आप बहुत ज़्यादा इसको नीचे रखने की कोशिश करते हैं तो उससे आपकी ग्लूकोज़ कम रहना शुरू हो जाती है। और वो लोग जिनकी ग्लूकोज़ ज़्यादा कम रहना शुरू हो जाए, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, तो वो इंतहाई ख़तरनाक होती है और उससे लोगों की जान भी जा सकती है। अच्छा, मैं एक पर्सनल चीज़ आपसे शेयर कर लेता हूँ जिससे हो सकता है काफ़ी लोगों को इंसाइट मिले। मैं एक हॉस्पिटल के ICU में, ये बिल्कुल 100% जैसे हुआ मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि ICU में ड्यूटी के दौरान हम एक नीचे से इमरजेंसी से कॉल आती है हमेशा कि एक मरीज़ आ रहा है जिसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, जो बेहोश हो चुका है। तो अब जैसे ही पेशेंट को लाए तो एक काफ़ी वज़न खातून का ज़्यादा था, जैसे हेल्दी खातून होती हैं, बट शी वाज़ अनकॉन्शियस। बिल्कुल उनकी सैचुरेशन ड्रॉप हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा, यानी कि उनको था कि फ़ौरी तौर पे हमने ऐसे मरीज़ को वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना होता है या ऑक्सीजन उसके खून में पहुंचानी होती है। तो जब मैं उसको ट्यूब डाल रहा था, जिसको हम ETT कहते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब, तो साथ जो स्टाफ होती हैं ज़ाहिर है वो फ़ौरी तौर पे हर चीज़ को चेक करना शुरू कर देती हैं। तो
उन्होंने जब ब्लड शुगर चेक की तो वो अराउंड 53 मिलीग्राम पर डेसीलीटर थी, या 53 से भी थोड़ी कम थी। तो फौरी तौर पे ये फ़ैसला हुआ कि आपको पता है ट्यूब डालने के लिए हम एक लेरिंगोस्कोप होता है कि उसको मुंह में डालते हैं, और जो मरीज़ बेहोश हुआ होता है तो अगरचे उसके अंदर ये ताकत होती है कि वो आपको बहुत ज़ोर लगाता है, नहीं डालने देता इस चीज़ को। तो आप काफ़ी साथ आपको मरीज़ को या तो कोई इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं सुलाने वाले, या पट्ठों को रिलैक्स करने वाले, या फिर आप कोशिश कर रहे होते हैं। तो मैंने स्टाफ ने फिर फौरी तौर पे, ज़ाहिर है सारा स्टाफ ट्रेंड होता है आईसीयू का, तो उन्होंने फौरी तौर पे 25% एक्सट्रोज वाटर होता है, मीठा एक पानी होता है, तो वो इंजेक्ट करते हैं हम। तो जैसे ही उनको इंजेक्ट किया तो कुछ अब हमें समझ आ गई कि हो सकता है ये इस वजह से बेहोश हों, तो हम वहाँ पे रुक गए ऑक्सीजन लगा के, और उनको हम एक एम्बू बैग होता है उससे ऑक्सीजन देना शुरू कर दी। तो जैसे ही उनको कोई हमने 4 टीके लगाए ये ग्लूकोज वाले, तो मरीज़ होश में आ गई, और उन्होंने एक ही बात पूछी कि आप क्या कर रहे हैं। मतलब वो, उनको ये समझ नहीं आई कि उनको क्यों ऐसे लिटाया हुआ है, और ये सब लोग क्यों क्या पकड़ के खड़े हैं साथ। तो ये इस हद तक ख़तरनाक होता है, और अगर खुदा ना खास्ता कि वो खातून को ना लाया जाता तो हो सकता है कुछ देर में उनकी जान भी जा सकती थी। तो हाइपोग्लाइसीमिया के डर से बहुत सारे लोग ये कहते हैं, और ख़ास तौर पे हाइपोग्लाइसीमिया कब होता है कि जब उम्र ज़्यादा होती है, या आपने शुगर के मरीज़ हैं, आपने दवाई तो खा ली है, इंसुलिन तो लगा लिया, लेकिन खाना आपने प्रॉपर नहीं खाया, या बहुत कम कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाया और डोज़ आप ज़्यादा लगा रहे थे, या आपको कोई इन्फेक्शन हुई है, तो उसकी वजह से भी बाज़ का ये मसले बनते हैं कि आपकी शुगर ड्रॉप हो जाती है और आप इंसुलिन वगैरह लगा रहे होते हैं या गोलियाँ खा रहे होते हैं, या आप सल्फोनाइल यूरिया नामी जो शुगर की दवाइयाँ अगर वो इस्तेमाल कर रहे हो तो वो भी फिर उनको हम ओरल हाइपोग्लाइसीमिक कहते हैं, तो वो ये मसला करती हैं। तो जब यानी हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से फिर लोग जो हैं वो इस हद तक बेहोशी में जाते हैं कि उनका जो है ब्लड शुगर जो है वो ड्रॉप हो जाता है। अब इस डर से फिर लोग कहते हैं कि आप HbA1c को 7 से 8% रखें, क्योंकि HbA1c 3 महीने का होता है टेस्ट, ये 3 से 4 महीने का, लेकिन ये हर जो HbA1c है वो आपका बताता है कि एवरेज ब्लड शुगर आपकी कितनी रहती है। यानी अगर 8% है तो उसमें कोई 180 के करीब 183 रहती है आपकी। इसी तरह पूरी ये अगर आप देखेंगे भी, ये मैं आपको सामने बता देता हूँ कि HbA1c का मतलब ये होता है कि आपकी एवरेज का मतलब ये होता है कि अक्सर दिनों में इतनी रहती है आपकी। तो जब आप 7 to 8 रखेंगे तो आपकी हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है फिर वो ये एतराज़ करता नज़र आता है कि देखें, जब आप HbA1c ऊपर रखेंगे तो और आपका एवरेज ब्लड शुगर 180 या उससे ज़्यादा रहता है, तो इसका मतलब है ये एवरेज तो तभी आएगा ना, तो कि कुछ जो ब्लड शुगर है वो 200 भी क्रॉस कर जाएगी, कुछ 150 होगी, तो फिर आपका एवरेज 180 मिलेगा। तो 200 क्रॉस करने का मतलब है कि आपको फिर वो तमाम कॉम्प्लिकेशन आएंगी जो हाई ब्लड शुगर वालों को आती हैं। क्या वो कॉम्प्लिकेशन होती हैं कि आँखों की पुतलियाँ, पीछे जो आंखों का पर्दा होता है वहाँ से एक नर्व जाती है, तो न्यूरोपैथी हो जाती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी। गुर्दे में कॉम्प्लिकेशन बनती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है। इसी तरह से दिल की और बाकी खून की नालियों में क्लॉट बन सकता है, रुकावट आती है, दिल के अटैक होते हैं, फालिज के अटैक ज़्यादा होते हैं। तो फिर इस और पाँव की में सुन रहना शुरू हो जाती हैं। तो हाई ब्लड शुगर की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन है वो सूरत उस वक्त ज़्यादा आती है जब आप इस डर से कि हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए, तो आप क्या करते हैं कि आप HbA1c को ज़्यादा रखते हैं। तो दूसरा ग्रुप कहता है कि आप HbA1c को नीचे वाली साइड पे रखें। वो ये कहते हैं कि देखें, जब किसी को शुगर नहीं होती तो हम उन्हें कहते हैं कि आप 5.7 से नीचे रखें, लेकिन जब शुगर हो जाती है तो हम कहते हैं अच्छा जी आप 7% भी रख लें तो बड़ी बात है। तो उनका ये कहना होता है कि आप अपने मरीज़ की HbA1c को जो प्री डायबिटीज़ से नीचे की रेंज थी कि 5.7 से नीचे, तो इतना कहें। अब जो दूसरे वाला ग्रुप था वो ये कहता था कि शुगर ड्रॉप हो जाएगी। तो इसका इनके पास वो जवाब है जिस पे मैं भी काफ़ी हद तक बिलीव करता हूँ कि अगर आप HbA1c को नीचे भी रखना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया के ज़्यादा अटैक हों, तो ठीक है, आप दवाइयाँ ले रहे हैं शुगर हाई की, या आप इंसुलिन ले रहे हैं, या नहीं भी ले रहे, तो इसका एक हल ये होता है कि आप लो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लें। आप वो खाने खाएँ कि जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट कम होता है। जैसे मिसाल यहाँ से मैं आपको वैसे समझा देता हूँ कि मसलन खीरा है, बंद गोभी है, टमाटर है, इनका अगर आप मुकाबला करते हैं अंगूर से, या आप मुकाबला करते हैं आम से, तो आम और अंगूर इनके अंदर, और ये जो अनार होता है इनके अंदर शुगर ज़्यादा है। वाटरमेलन ये जो हम खाते हैं, तरबूज वगैरह, तो उसके अंदर शुगर ज़्यादा है। इसके मुकाबले में ये जो दूसरे मैंने बताए हैं कि अगर कोई खीरा टाइप की चीज़ है, बंद गोभी है, टमाटर और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, चुकंदर वगैरह या बाकी भी, तो उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट कम है। और इसी तरह से फिर आप अंडा खाते हैं, आप गोश्त खाते हैं,
तो उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट आपको पता है कि ना होने के बराबर है। तो उनका ये कहना होता है उस ग्रुप का कि जब आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को लो कार्बोहाइड्रेट की तरफ लाएं, दूसरा आप बाकायदगी से आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, जॉगिंग करें, जो भी आपको सूट करता है। आप सिंपल जॉग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, कोई स्विमिंग वगैरह कर सकते हैं। इन दो को रेगुलर रखें आप, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि आपकी HbA1c नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगी और आपको दवाइयाँ घटानी पड़ेंगी। क्योंकि ये जो इंसुलिन होती है या ये जो दवाई होती है, तो ये बहुत दफ़ा आपको अचानक आपकी शुगर को ड्रॉप कर देती है। तो जब एक दफ़ा आपने अपनी लाइफ में ये तब्दीलियाँ ले आए कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ली, वो चीज़ें जो कार्बोहाइड्रेट के अलावा हैं, जिसमें ख़ास तौर पे प्रोटीन है, फ़ैट है, मैं मुकम्मल तौर पे उन चीज़ों के ऊपर जाने के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ, जिसे कीटो डाइट कहते हैं, मैं उसके हक़ में नहीं हूँ। क्योंकि फ़ैट्स जो होती हैं वो 9 कैलोरीज़ देती है, जबकि 1 ग्राम, जबकि प्रोटीन और जो ग्लूकोज आती है वो 4 देती है। तो बाज़ औक़ात जब आप बहुत ज़्यादा फ़ैट्स लेते हैं तो उससे भी फिर थोड़ा सा मनफी असर पड़ता है। लेकिन जब आप ये करेंगे कि आप एक्सरसाइज रखेंगे, वॉक रखेंगे, आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है वो ज़्यादा लेंगे, और कोशिश आप एक और काम कर सकते हैं कि जैसे आप सुबह का नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, रात का खाना खाते हैं, कुछ लोग 2 टाइम पे चले जाते हैं, कुछ लोग 3 टाइम पे रखते हैं लेकिन दरमियान में बहुत ज़्यादा नहीं खाते, और कुछ लोग नाश्ते, दोपहर का खाना और रात का खाने का टाइम जो है आपस का, उसको कम कर देते हैं ताकि रात को जब वो डिनर करें वो जल्दी कर लें और सुबह नाश्ता थोड़ा सा लेट करें, या नाश्ता टाइम पे भी करें तो थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाता है। तो जिस्म जो है वो पड़े हुआ जो ग्लूकोज है, फ़ैट है, उसको इस्तेमाल कर लेता है। आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म को आदत पड़ जाती है ग्लूकोज के अलावा बाकी चीज़ों के ऊपर भी इन्हिसार करने की, जिससे फिर आप जो है कम से कम इस तरह के मसलों से बच जाएंगे। कि मैं काफ़ी पर्सनली जानता हूँ लोगों को कि जिन्होंने HbA1c को सिर्फ लाइफस्टाइल को तब्दील करके उन्होंने इस पे काबू डाला, इसको कम किया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप दवाइयाँ बढ़ाते जाएंगे तो बाज़ का तो उनका कोई असर नहीं होता, बल्कि उसके साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये ज़रूर कोशिश करें। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप अपने HbA1c जो है उसको ना 6 और 7 के दरमियान रखें। 7 भी रखना ठीक नहीं है, 6 के अराउंड रहे, लेकिन उसी वक्त में वो तमाम लोग जो शुगर के मरीज़ हों, वो HbA1c को कम करना चाहते हों और वो दवाई ले रहे हों, वो इंसुलिन पे हों, हर वक्त उनके पास मीठी चीज़ होनी चाहिए अच्छी खासी। उनके पास एक चॉकलेट हो, बड़े वाला बेशक, और उनके पास इसी तरह कुछ भी हो सकता है, आपके पास कैंडीज़ हों। जहाँ पे आपको लगता है कि आपको चक्कर आ रहे हैं, आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, आपका दिल घबरा रहा है, ये उस वक्त आप अपनी शुगर बेशक चेक ना करवाएं, लेकिन वो मीठी चीज़ खा लें। शुगर आप बाद में चेक करवा सकते हैं, क्योंकि हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि बढ़ी हुई शुगर आपको 10, 15, 20 साल में नुकसान देती है, लेकिन जो कम शुगर है, जिसमें मैंने आपको पर्सनल एग्जांपल दी एक मरीज़ की, कि वो आपको मिनट्स के अंदर बेहोशी की तरफ लेके जाती है, तो आपने उससे बचना है। तो कभी सफ़र करें, घर से बाहर निकले, तो आपके पास होनी चाहिए मीठी चीज़, कि अगर कोई ऐसा कुछ होता है वो खा लें, और फिर अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें कि ऐसा हुआ था तो बताएं मुझे क्या होता, कि वो फिर आपका पूरा जायज़ा ले कि कहीं ये तो नहीं है कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है थोड़ा सा HbA1c पे बहुत सारे लोग पूछते हैं, और मैं अक्सर वीडियोस बनाता रहता हूँ इस टॉपिक पे, इस तरह के टॉपिक पे, तो उम्मीद है कि कुछ लोगों को किसी हद तक समझ आई हुई होगी। बनाता रहता हूँ इस तरह के वीडियोस। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर के काबिल कोई वीडियो तो उसको शेयर कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।